हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात किया था रिफ्रैक्शन के बारे में और आज हम लोग आगे के रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कल हमने ये ड्राइंग देखी थी। इसमें हमने एक मीडियम एयर से एक इंसिडेंट रे पास कराई थी। वो वाटर में आकर के थोड़ा बेंड हुई थी और फिर वो बाहर निकल गई थी। ठीक, ऐसा कुछ हमने कल देखा था। और ये था हमारा इंसिडेंट रे और ये था हमारा रिफ्रैक्टेड रे। और जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट इमर्जेंट रे। इसी को हम फाइनल रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं। यानी जहां पर रिफ्रैक्टेड रे खत्म हो रही है उसको हम इमर्जेंट रे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रॉपर डायग्राम था। अब देखो, जो बेंडिंग होती है यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो बेंडिंग हो रही है ये नॉर्मल के तरफ हो रही है और ये जो बेंडिंग हो रही है ये नॉर्मल के अवे डायरेक्शन में हो रही है। तो ये बेंडिंग दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल के अवे डायरेक्शन में होती है और दूसरा होती है नॉर्मल के तरफ। ठीक है, तो वो क्यों होती है वो आज हम लोग बात करेंगे। तो जो बेंडिंग है वो दो तरीके की होती है। एक होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और दूसरी होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है रेयरर और डेंसर मीडियम का। रेयरर और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट है, अगर आप दो मीडियम को लेते हो तो उसको आपस में आपको कंपेयर कराना होता है कि कौन सा मीडियम जो है वो रेयरर है। रेयरर मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है और डेंसर मतलब होता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे अगर आप बात करो एयर की, एयर जो है इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है और वाटर जो है इसकी डेंसिटी ग्लास से कम होती है। ये चीज, ये जो है ये रेयरर और डेंसर का एक कंपैरिजन है। इसी तरीके से तो ये जो चीज है कि बेंडिंग कहां से कैसे क्या होगा, तो वो मैं अगर आपको बताऊं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब हुआ कि नॉर्मल के डायरेक्शन से वो चीज अवे की ओर जा रही है और टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब हुआ कि वो चीज नॉर्मल के तरफ जा रही है। क्या हो रहा है, यहां पर जब आ रही है रे तो वो, यहाँ पर वाटर था हमारे पास और यहाँ पर वापस एयर था, तो वो नॉर्मल की तरफ आ रही है। क्या हो रहा है, स्पीड कम हो जा रही है उसकी। स्पीड कम हो जा रही है तो बेंडिंग हो रही है और जब बेंडिंग हो जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ आ रही है। अब नॉर्मल की तरफ क्यों आ रही है, तो कभी भी लाइट अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी जो बेंडिंग होती है वो, नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल के लिए लाइट को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना होता है और जब लाइट रेयरर से डेंसर की ओर जाता है तो उसको टुवर्ड्स द नॉर्मल घूमता है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल घूमता है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल घूमने के लिए रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना पड़ता है। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना पड़ता है। डेंसर मीडियम में लाइट जब जाती है, ट्रेवल करती है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है और जब डेंसर टू रेयरर जब जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। कभी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो, वाटर जो है वो एक डेंसर मीडियम है एयर के कंपैरेटिवली, एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम। तो डेंसर से जब रेयरर आई तो लाइट कहां घूम गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखा आपने,
और एक चीज देखो यहाँ पर, ये क्या है, रेयरर मीडियम, और ये क्या है हमारा, डेंसर मीडियम। तो यहां पर कैसे लाइट घूमी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल घूमी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यानी कि बेंडिंग आपकी दो तरीके की होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और एक होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल तब होगा जब कोई चीज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, यानी कि बेंडिंग जो होगी वो नॉर्मल से दूर भागने वाली होगी, ठीक। और जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है। तो ये हमारा बेंडिंग का कॉन्सेप्ट होगा। अब देखो क्या है कि लाइट है वो ऐसे एक मीडियम से ट्रेवल करके जा रही है, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा है इमर्जेंट रे, जो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे होता है उसी को हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। और ये हमारा है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये हमारा है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। अब एक बात बताओ, ये लाइट अगर नहीं बेंड की होती तो ये कैसे जा रही होती, कैसे जा रही होती है, ऐसे, ठीक। और ये लाइट ऐसे है, तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग, इन दोनों के बीच के हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहां से इस वाले लाइन से हम लोग, इस वाले पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या, इस चीज को कहते हैं द परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर distance between incident ray and emergent ray, emergent ray, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, lateral displacement, ठीक। ये चीज समझ में आ गई, रिफ्रैक्टेड, हाँ। तो ये चीज समझ में आ गई अपने को, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया कि दोनों के बीच के जो, अगर लाइट बेंड नहीं करती तो लाइट जा रही थी ऐसा, ठीक है। और ये है हमारा इमर्जेंट रे, तो ये हमारा इंसिडेंट रे का लाइन ज्वाइनिंग इंसिडेंट रे ये हो गया, ठीक। इन दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं, इस पॉइंट से अगर मैं नापूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज, देखो रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि बेंडिंग होती है, लेकिन अब हम लोगों को अगर जानना है कि कौन से मीडियम में कितनी बेंडिंग होगी, तो वो जानने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स हाउ मच बेंडिंग, how much bending light shows while passing through a medium। किसी भी मीडियम में पास करने में लाइट कितना बेंडिंग शो कर रही है, ठीक है, लाइट कितना बेंडिंग शो कर रही है, वो अगर मेरे को जानना है तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये तो आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये भी लिखना चाहिए कि इट इज
ratio, it is a ratio of speed of light in vacuum with speed of light in the medium light passes. light passes ये क्या है? ये इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम लाइट पासेस, यानी कि ये क्या है? रेशियो है। अब सुनो, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? म्यू और एन। इसको हम लोग म्यू से या एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा म्यू क्या हो गया? म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट in another medium। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, यानी कि इसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मेरे से पूछे कि वाटर का क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divide by speed of light in water। इस तरीके से मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल करके आ जाएगा। वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और वाटर में लाइट की स्पीड होती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा लगभग ये 74 क्या हो जाएगा? ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये लगभग 1.33 आ जाएगा। तो ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, वाटर का 1.33। ऐसे ही अगर वो आपसे ग्लास का पूछे तो आप क्या लिख दोगे? वैक्यूम में ऊपर वैक्यूम का, नीचे लिख दोगे आप ग्लास का और इसको आप कटाओगे तो 1.5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वाटर में वो चीज गई और जब ग्लास में वो चीज गई तो दोनों में ज्यादा बेंडिंग जो थी वो ग्लास में दिखाई देगी। ये है हमारा वाटर, ये था हमारा एयर या फिर ये था हमारा वैक्यूम। ठीक, वही हमारे पास दूसरा जो चीज था वो था यहाँ पर ग्लास और ये था एयर या फिर वैक्यूम। देखो, एयर और वैक्यूम में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। अगर वो एयर में बोले तो एयर में बोलो, वैक्यूम में बोले तो वैक्यूम में, क्योंकि देखो इतना इन लोगों में इसका आता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसका आता है 2,99,000 समथिंग, मतलब वो भी ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है, कम ही है। तो इसलिए उन दोनों को हम लोग सेम मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि लाइट कहीं से एयर से आ रही है, एयर से लाइट आई और जो वाटर था उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, वाटर की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये कुछ इस तरीके का डिफ्लेक्शन हुआ। अगर लाइट ऐसे आई तो ये डिफ्लेक्शन अगर ऐसा हुआ वाटर में, तो जो एयर था उसके लिए डिफ्लेक्शन जो होगा, जो ग्लास था उसके लिए जो डिफ्लेक्शन होगा वो और ज्यादा होगा, यानी कि ये ऐसे चली जाएगी। तो डिफ्लेक्शन ग्लास में जो है वो ज्यादा दिखाई देगा, बेंडिंग ज्यादा दिखाई देगी और वाटर वाली जो बेंडिंग है वो कम दिखाई देगी। तो ये क्या है? इट इंडिकेट हाउ मच बेंडिंग लाइट शो व्हाइल पासिंग थ्रू ए मीडियम। किसी भी मीडियम में पास करने में लाइट कितनी बेंडिंग शो कर रही है। ठीक, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विथ स्पीड ऑफ
लाइट इन द मीडियम लाइट पासेस, ठीक। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं म्यू से या एन से। अब देखो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं। लेकिन एक और चीज आती है हमारी, एक और चीज आती है हमारी, मान लो कि मैंने एक वाटर ले लिया एक मीडियम और एक मीडियम ले लिया मैंने ग्लास, तो क्या होगा, मैंने एयर नहीं लिया इस बार, मैंने लिया कि ग्लास और वाटर में से मैंने पास कराया, तो कितना और क्या होगा। तो इसको हम लोग बताता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा था, इसका फॉर्मूला हमारे पास था स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन a given medium, इन गिवन मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, यही हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। उसके बाद इसी को हम लोग एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। एक और चीज आती है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक मीडियम था, हमारे पास वाटर और बगल में था हमारे पास ग्लास, ठीक। अगर मेरे को पूछा कि ग्लास और वाटर में मेरे को अगर शो करना है कि कौन सा ज्यादा बेंडिंग बताएगा, दोनों के बीच में कौन ज्यादा बेंडिंग बताएगा, तो उसके लिए मेरे को जरूरत पड़ती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी कि इट शोज हाउ मच बेंडिंग ऑफ मीडियम shows with respect to other, with respect to other, यानी वाटर में कितनी बेंडिंग आ रही है वर्सेस ग्लास में कितनी बेंडिंग आ रही है, ये बताता है। मान लो कि एक आदमी है, दौड़ रहा है और उसने 10 सेकंड में 100 मीटर का एक रेस, मतलब रेस में उसने 100 मीटर का रेस पूरा किया, ठीक है। एक आदमी दौड़ा 100 मीटर का रेस 10 सेकंड में पूरा किया और दूसरा आदमी दौड़ा उसने 8 सेकंड में पूरा किया। तो दोनों के बीच में रिलेटिव हम पता करते हैं कि कौन सा ज्यादा स्पीड आदमी है, तो जो 8 सेकंड में दौड़ा वो ज्यादा स्पीड आदमी है। वैसे ही जब हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है, तो हम मतलब जब हम पता करना होता है कि वाटर और ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका ज्यादा है, बेंडिंग कौन ज्यादा शो कर रहा है, तो हमें जरूरत पड़ती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, म्यू पहले मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम का। मान लो कि मेरे को पता करना है कि पहले मीडियम का कितना था और दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जो बेंडिंग थी वो कितनी हुई। तो अगर मेरे को पता करना है तो मेरे को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, म्यू ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक। अब इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू 1/2 का जो फॉर्मूला होता है
वो आता है μ1/μ2 के बराबर। यानी कि पहला मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ठीक। अगर ऐसे ही मेरे से पूछते कि म्यू ग्लास और वाटर का बताओ, म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का बताओ, तो मेरे को अगर पूछे कि म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ, तो मैं बताऊंगा म्यू ग्लास का डिवाइड बाय म्यू वाटर का। तो म्यू ग्लास का कितना होता है वो मेरे को निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से पहले मेरे को ग्लास का निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को वाटर का निकालना पड़ेगा। मैंने पिछले वाले में यहाँ पर निकाला था, तो मैं उस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर 1.33 होगा और यहाँ पे 1.5 होगा, तो ये हो जाएगा 1.5 बाई 1.33, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप कटा करके अपना आंसर ला सकते हो, वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। और एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ये बताने के काम आता है कि कौन सा मीडियम में जाने पर लाइट कितना बेंडिंग शो कर रही है। ठीक है, इसको हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम से पता लगा सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। जो नॉर्मल हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। फिर आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हमें दो मीडियम्स के बीच में कंपेयर करना होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या किसका ज्यादा है किसका कम है, या कौन ज्यादा बेंडिंग शो कर रहा है, किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, ये सारी चीजें अगर पता करनी होती तो हमें ये चीज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलती है, जो है इट शोज हाउ मच बेंडिंग अ मीडियम शोज विद रिस्पेक्ट टू अदर। यानी कि एक मीडियम दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा बेंडिंग शो कर रहा है, वो अगर मेरे को पता करना है तो मेरे को यूज करना पड़ेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा ये वाली चीज है। ठीक, ये वाली चीज, इससे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल की वीडियो में देखेंगे आगे की टॉपिक्स।